आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया और इस बीच सीटों पर फंसे पेच के बीच जेडीयू ने कांग्रेस को लेकर अपने तेवर बेहद कड़े कर लिए हैं। पार्टी नेताओं ने साफ कर दिया कि मौजूदा 16 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर किशनगंज में रही पार्टी उस सीट पर भी कोई समझौता नहीं करने वाली। यही नहीं, कांग्रेस को आरजेडी और लेफ्ट के साथ ही बात करने की नसीहत जेडीयू की तरफ से मिल रही है। इधर बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारियों के बीच जेडीयू के तेवर क्या विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाएंगे, देखिए रिपोर्ट। जो सीटों का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों में होना है। सीट कैसे हम फर्क करेंगे और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव होने में ज्यादा दिन नहीं रह गए। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की तैयारी कर रहा इंडी गठबंधन एक के बाद एक बैठकें कर रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में हुई रविवार की बैठक को कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सकारात्मक बता रहे हैं, लेकिन किसको कितनी सीटें मिलेंगी इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। इन सब के बीच जेडीयू के तेवर कांग्रेस को लेकर बेहद तल्ख हो चुके हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर पहले केसी त्यागी का बयान सुन लीजिए। हमारा 17 ही सीटों पर दावा है जो बहुत उचित है और जो हमारे सिटिंग एमपी हैं वो यथावत अपनी सीटों पर रहेंगे, लिहाजा हमसे तो वार्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं। केसी त्यागी ही नहीं, जेडीयू के दूसरे नेताओं के तेवर भी बता रहे हैं कि जेडीयू सीटों के तालमेल को लेकर समझौता करने के मूड में जरा भी नहीं है। नीतीश के करीबी कुछ नेताओं के बयान सुन लीजिए। सीट कैसे हम फर्क करेंगे और काफी बड़ी संख्या में उधर बच भी जाता है ना। 16 के बाद कितना बच जाता है, लगभग 24 सीट। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। जेडीयू ने अपने सहयोगियों पर बेहद तल्ख रुख अख्तियार कर लिया है। सीट शेयरिंग के साथ समझौता करने के मूड में तो पार्टी के नेता कतई नहीं दिख रहे। कांग्रेस पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के साथ बातचीत की बात कहकर जेडीयू ने गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी है। अगली रिपोर्ट में बताएंगे कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के लिए आरजेडी कितनी सीटें छोड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीट शेयरिंग पर जेडीयू के सख्त टोन को जरा समझिएगा। लोकसभा सीटों के मामले में महागठबंधन में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में बिहार से जेडीयू के 16 सांसद हैं, जबकि बिहार में कांग्रेस का एक और, लेफ्ट और आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है। इधर जेडीयू का यह मानना है कि लेफ्ट और कांग्रेस आरजेडी के पार्टनर हैं और सीट बंटवारे में जेडीयू का कांग्रेस और लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब सीट शेयरिंग पर आरजेडी को लेफ्ट और कांग्रेस से बातचीत करने की जरूरत है, केसी त्यागी ने जो कहा, और लेफ्ट कांग्रेस को कितनी सीटें देती है ये आरजेडी का मसला है। तो जेडीयू के 16 सांसद हैं और ये सभी सीटें उसकी हैं, उस पर तो कोई बात होगी नहीं। 2019 में जिस एक सीट पर जेडीयू दूसरे नंबर पर रही थी वो भी अब जेडीयू को चाहिए, यानी कि जेडीयू की 17 सीटों पर दावेदारी है। मतलब कि सीट शेयरिंग पर जो बात होगी वो इन 17 सीटों को छोड़कर होगी। सीट शेयरिंग पर जेडीयू के जो सख्त टोन है, तेवर है, इसे समझने के लिए हाल के दिनों में हुई कुछ सियासी हलचल को समझना पड़ेगा। मसलन जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की पहल की और नीतीश की वजह से ही विपक्षी गठबंधन का एक खाका तैयार हुआ। लेकिन जब गठबंधन बन गया तो कांग्रेस हावी हो गई और कांग्रेस ने हर मौके पर नीतीश कुमार को इग्नोर किया। यहां तक कि संयोजक के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान हैरान करने वाला है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग पर जेडीयू ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। खासकर कांग्रेस को लेकर जेडीयू का रवैया बहुत ही सख्त है और जेडीयू को पता है कि बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं। अब जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भाव नहीं दे रही तो उसे बिहार में क्यों बढ़ने दिया जाए, और यही वजह है कि जेडीयू नेता सीट शेयरिंग पर खुलकर तो टूक बोलने लगे। आगे बढ़ते हैं।
राम मंदिर पर आरजेडी का सवाल, बीजेपी जेडीयू का बवाल। जी हां, राम मंदिर उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही वैसे वैसे सनातन को लेकर आरजेडी नेताओं के विवादित बयान बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात है कि बीजेपी विवादित बयान के मुद्दे पर जेडीयू के नेता भी आरजेडी को खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं। जी का अपनी ही पुत्री पर नियत खराब हुआ। मंदिर का रास्ता मासी गुलामी का रास्ता होता है और अक्षर के नाम पर गरीब लोगों से दोहन हो रहा है। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं एक ब्लास्ट करवा देंगे। मंदिर, देवी देवता और हिंदू धर्म पर आरजेडी की तरफ से विवादित बयानबाजी का सिलसिला लगातार जारी है। आरजेडी के विवादित बयानबाजों की लिस्ट में विधायक फतेह बहादुर सिंह, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और मंत्री अनीता देवी के बाद एक और विधायक अजय यादव का भी नाम जुड़ गया। राम मंदिर उद्घाटन के पहले आरजेडी नेताओं की तरफ से हो रही विवादित बयानबाजी ने बिहार की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। तो जिस पार्टी में राजकुमार और राजा का कंसेप्ट हो, पहले वो मानसिक रूप से गुलाम है। एक ही पार्टी के पिछले 25-26 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, तो वो गुलाम है। आरजेडी की तरफ से हो रही बयानबाजी पर बीजेपी तो बीजेपी, सहयोगी जेडीयू के नेता भी लाल हैं। कौन क्या बयान दे रहे हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके टीआरपी के लिए महत्वपूर्ण है, उनके जीवन के दोहरा चरित्र के लिए महत्वपूर्ण है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने मंदिर पर बयानबाजी करने वाले नेताओं को नसीहत दी है। मैं चाहूंगा कि श्री चंद्रशेखर जी और इस सोच के लोग डॉक्टर लोहिया की किताब रामायण मेला, राम कृष्ण और शिव पढ़ें। वहीं सनातन और मंदिर पर सवाल उठाने वाले आरजेडी नेताओं को जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस को सुनना चाहिए, जो खुद अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, फिर भी उन्हें राम मंदिर पर बेवजह की बयानबाजी पसंद नहीं है। और हमारा कहना होगा कि जो बाबरी मस्जिद के बदले में 5 एकड़ जमीन जो दी गई है मस्जिद बनाने के लिए, मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि उस जमीन को अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विश्राम गृह के लिए दे दिया जाए। मंदिर के मुद्दे पर जिस ढंग से बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आरजेडी बयान बहादुरों के खिलाफ मोर्चा खोला है, वो बताता है कि बाकी मामले में भले ही मतभेद हो, धर्म और मंदिर के मुद्दे पर दोनों के विचार कुछ एक जैसे ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो राम मंदिर पर सियासी बयानबाजी को जरा समझना होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी गर्भगृह में राम लला को स्थापित करने वाले हैं। पूरा देश मंदिर को लेकर राममय हुआ है और राम मंदिर बीजेपी का सबसे प्रमुख चुनावी एजेंडा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राम मंदिर को बीजेपी बुलाना चाहेगी। चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में राम मंदिर से बीजेपी को फायदा होता यहां पर दिखता है, जिससे विपक्ष की पार्टियां बेचैन हैं और लगातार विपक्षी पार्टियों के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और इसे लेकर बिहार में सियासत भी गर्म है। चूंकि बीजेपी आरजेडी और जेडीयू पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है और यही वजह है कि विवादित बयानों पर बीजेपी नेता हमलावर हैं, लेकिन जेडीयू नेता तुष्टीकरण वाला जो टैग है ना, उसे अपने ऊपर नहीं ओढ़ना चाहते, क्योंकि जेडीयू को सभी वर्गों का वोट मिलता रहा है और यही वजह है कि जेडीयू के नेता आरजेडी नेताओं के बयान पर तुरंत के तुरंत हमला कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारत और प्रधानमंत्री के बारे में मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी और फिर मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिए जाने के बाद लक्षद्वीप चर्चा में है और हर तरफ चर्चा ही चर्चा है। आजकल देश में लक्षद्वीप का ही जादू छाया हुआ है। हर तरफ लक्षद्वीप की चर्चा है
और अब हर कोई लक्षद्वीप जाना चाहता है। ये सब हुआ है पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया और तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट की। पीएम ने लिखा था, जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। पीएम मोदी की पोस्ट से मानो मालदीव को मिर्ची लग गई। इसके बाद पीएम मोदी और भारत को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी कर डाली, लेकिन चंद घंटों में ही मालदीव को घुटने पर आना पड़ा और पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले तीनों ही मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत की 2 टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने अपने देश में मंत्रियों की तरफ से इस पूरे विवाद पर माफी भी मांगी और प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया। इस पूरे घटनाक्रम पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, एक दिन वो था जब भारत को कोई भी विदेशी सरकारें भला बुरा कहकर संबोधित कर देती थी। ये नया भारत है, यहाँ देश को तो छोड़ ही दीजिए, प्रधान सेवक पर की गई टिप्पणी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। करारा जवाब मिलेगा। मालदीव की हुकूमत को समझ आ ही गया होगा। मालदीव के मंत्रियों की विवादित टिप्पणी के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटीज भी गुस्से में हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री की तारीफ की। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं, ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव लिखा। इस पूरे विवाद में जहां भारत की शक्ति का एहसास हुआ, वहीं लक्षद्वीप यकायक देश ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा का विषय बन गया। अब सोशल मीडिया में लक्षद्वीप जाने को लेकर तमाम पोस्ट की जाने लगी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों में लक्षद्वीप जाने की होड़ लग गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मोदी से आखिर मालदीव क्यों डर गया? मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो टूरिज्म यानी पर्यटन पर ही टिकी हुई है और मालदीव में पर्यटन का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं और इनमें से अधिकतर होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में नौकरी करते हैं। मतलब कि कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है और मालदीव में सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। यानी कि भारत के पर्यटक जाना अगर बंद कर दिए तो मालदीव की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये जानिए कि मालदीव में कितने पर्यटक हर साल जाते हैं और उनमें कितने भारतीय होते हैं। तो साल 2023 का आंकड़ा है कि इस दौरान तकरीबन 17,58,000 विदेशी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे, जिनमें सबसे ज्यादा भारत के पर्यटक थे। दूसरे नंबर पर रूसी पर्यटक थे और 2023 में मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या तकरीबन 20 लाख से ज्यादा थी, जो मालदीव आने वाले कुल पर्यटकों की संख्या का तकरीबन 11.1% है। तो 2023 में 13 दिसंबर तक मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों के मामले में रूस दूसरे नंबर पर था। यहां के 2,09,146 रूसी पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। तीसरे नंबर पर चीन था, जिसके 1,87,118 पर्यटकों ने मालदीव का भ्रमण किया। 2022 की अगर बात करें तो भारत इस मामले में नंबर 1 पर ही था। यानी कि भारत से पहुंचे पर्यटक मालदीव की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं और पर्यटकों के अलावा मालदीव और भी कई मामले में भारत पर निर्भर है। जैसे कि मालदीव अपनी सुरक्षा को लेकर, खाने पीने को लेकर, इलाज को लेकर, दूसरी सभी जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। चूंकि मालदीव द्विपक्षीय देश है, ऐसे में वहां के लोगों के लिए सी फूड को छोड़कर सभी प्रकार के अनाज, मसाले या फिर दूसरे खाने की चीजें भारत से जाती हैं। तो मालदीव के लोग इलाज के लिए हर साल बड़ी संख्या में भारत का रुख करते हैं। लेकिन भारत के खिलाफ मालदीव के 3 मंत्रियों ने जो विवादित टिप्पणी की, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इन मंत्रियों ने विवादित टिप्पणी की थी और इसके बाद सोशल मीडिया पर बाइकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। काफी लोगों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और यही वजह है कि मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड किया है।
आगे बढ़ते हैं। रांची के श्री राम मंदिर में चोरी और मूर्ति को खंडित करने की घटना का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। बीजेपी ने इसे हिंदुओं की आस्था पर चोट करने की कोशिश बताया। हालांकि इस मामले में एसआईटी का गठन हो गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जल्द ही कार्रवाई होगी। चोरों ने किया बड़ा कांड, पहले मंदिर में की चोरी, फिर साजिश के तहत मूर्तियों को तोड़ा। मंदिर में खौफ और दहशत का माहौल, मूर्तियों का टूटा हुआ हिस्सा, मंदिर परिसर में फर्श पर पड़ा टुकड़ा और टूटा हुआ ताला उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रहा है जिसे बरियातू में चोरों ने सर्द रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए अंजाम दिया है, जिसके बाद से राजधानी रांची का माहौल बिगड़ गया है। चोर मूर्तियों के चांदी के मुकुट चुराकर अपने साथ ले गए हैं, जिससे लोग आक्रोशित हैं क्योंकि चोरी के साथ साथ असामाजिक तत्वों ने मंदिर में लगे भगवान की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया है, जिससे भावनाएं आहत हुई है। मंदिर के पुरोहित ने इसे सोची समझी साजिश बताया है। अंदर से कई प्रतिमाओं को खंडित किया गया, उसके साथ साथ कई मुकुट की चोरी की गई, जिसके बाद हो हंगामा शुरू हुआ है। आप देखिए एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है और तमाम बिंदुओं पर जांच भी चल रहा है। कई ऐसे मूर्ति हैं जिसके हाथ को खंडित किया गया है, हाथ को तोड़ा गया है, और कई ऐसे मुकुट हैं जिसकी प्रतिमा को भी प्रतिमा के ऊपर लगे हुए मुकुट को भी यहाँ से वो चोरी कर ले गए हैं। कुल बताया जा रहा है कि 7 मुकुट यहाँ से चोरी कर ले जाई गई है। मुखी माता है तो बगला मुखी का मुकुट ले लिया और ये तोड़ दिया। उसके बाद राम दरबार है तो राम दरबार में सबका तो पहले मुकुट ले लिया, जब और उसके बाद में राम दरबार का राम जी का दाहिना हाथ तोड़ दिया, सीता जी का बाएं हाथ तोड़ दिया, दुर्गा जी हैं उनका चेहरा को रगड़ दिया ऐसे करके। वारदात के बाद से पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और चोरों की तलाश में जुट गई है ताकि उन्हें गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके और साजिश का सच सामने ला सके। वहीं नाराज लोगों ने सड़क जाम कर अपना विरोध जताया। मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता से जांच का भरोसा दिया है। व्यक्ति के द्वारा किया गया है, उसके लिए हमारी पूरी टीम लगाई गई है। इसमें हम लोग एक पुलिस की एक एसआईटी गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 दरोगा जो है इसमें काम करेंगे और साथ साथ में इसका कांड का उद्भेदन अतिशीघ्र हो, इसके लिए हम लोग जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में जो मूर्तियां विखंडित हुई हैं उसके लिए सांसद विधायक जो है अपनी तरफ से मूर्ति देने की बात कही है और एक मूर्ति मैं अपनी तरफ से जो है प्राण प्रतिष्ठा कराऊंगा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा थी और मैं इसके लिए मैं अपने वेतन मद से मैं इसको करवाऊंगा। ये हमारी अपनी पर्सनल आस्था है। श्री राम मंदिर में चोरी मामले में एसआईटी बनाई गई है। टीम में 5 थाना के दारोगा को शामिल किया गया है जो सीसीटीवी में कैद तस्वीरों को खंगाल रहे हैं। आरोपी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। अफसोस की बात अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ऐसे में सवाल ये है कि बार बार मंदिर क्यों बन रहे निशाना? चोरी और मूर्ति खंडित करने की घटना क्यों? कब पकड़े जाएंगे आस्था पर चोट करने वाले आरोपी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।